Welcome all, this is Prachi Singh from Delhi and I am here to tell you that this channel is helping many students to clear their concepts and be successful in their life. So please subscribe the channel Friendly Tutor and don't forget to press the bell icon to get the notifications. Now enjoy the video. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में कौन से एबनॉर्मलिटीज़ आती है। अब एबनॉर्मलिटीज़ क्यों आती है उसको जानने से पहले हमको और एक बात पता होनी चाहिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ये किसके ऊपर डिपेंड है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किसके ऊपर डिपेंड है? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट के अंदर कितने पार्टिकल्स है उसके ऊपर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड है। हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार रिवाइज कर सकते हैं, वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है। ठीक है, तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो एबनॉर्मलिटीज आती है वो किस वजह से आ रही है? एक है एसोसिएशन की वजह से और दूसरा है डिसोसिएशन की वजह से। अब एसोसिएशन और डिसोसिएशन कैसे होता है ये हम देखते हैं। सपोज अगर मैंने एक आध मॉलिक्यूल लिया एसिटिक एसिड का, ठीक है, अब एसिटिक एसिड का आपको फॉर्मूला पता है CH3COOH। ठीक है, अगर मैंने 2 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स लिए, ठीक है, मैं यहाँ पे लेता हूँ CH3C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे एक लेते हैं CH3 डबल बॉन्ड O H। ठीक है, यहाँ पे CH3। ठीक है, तो ऐसे हमारे 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। अब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग क्रिएट होगा। इन दोनों के बीच में ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल। अब इन दोनों के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होगी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होने की वजह से ये 2 मॉलिक्यूल्स एज अ वन बिहेव करेंगे। बट हमने तो कितने डाले थे? 2 मॉलिक्यूल्स डाले थे, तो दोनों ने 2 की तरह रिएक्ट होना चाहिए था। बट अब वो क्या करेंगे? 2 एक की तरह रिएक्ट करेंगे, यानी एसोसिएशन हो गया। 2 मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल तैयार हो गया। तो इस वजह से हम क्या सोचेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम निकालेंगे 2 के हिसाब से। बट एक्चुअल में कितने मॉलिक्यूल्स है अंदर? एक ही मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि अंदर एसोसिएशन हो गया है। तो इस वजह से एबनॉर्मलिटीज आएंगी किसमें? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। दूसरा क्या है? डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन में क्या होगा? जैसे सॉल्ट मॉलिक्यूल है हमारे पास, NaCl है, तो अगर मैंने लिया NaCl वाटर के अंदर तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा। Na+ मॉलिक्यूल क्रिएट करेगा और Cl- मॉलिक्यूल क्रिएट करेगा। अब हम क्या सोच रहे थे? हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके हिसाब से निकालेंगे? NaCl एक ही मॉलिक्यूल है ऐसा करके निकालेंगे। बट अंदर जाके उसने कितने बना लिए? 2 आयंस फॉर्मेशन कर लिया। तो अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 2 के ऊपर डिपेंड है। हम सोच रहे थे 1 के ऊपर है, बट 1 नहीं है। अब 1 के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 2 मॉलिक्यूल्स, यानी यहाँ पे क्या हो गया? डिसोसिएशन हो गया। यहाँ पे एसोसिएशन हुआ था। ठीक है, तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं उसको मेजर करने के लिए एक साइन बनाया गया, एक फैक्टर बनाया गया। तो उसको हम कैसे बोलेंगे? To measure the extent of association or dissociation of solute in the solution, Van't Hoff introduced a factor. Van't Hoff introduced a factor in 1886 called as Van't Hoff factor, और उसको हम कहते हैं Van't Hoff factor, जिसको हम डिनोट करते हैं I से। अब Van't Hoff factor किसके ऊपर डिपेंड है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू। तो इसका क्या डेफिनेशन बनेगा Van't Hoff factor का? It is the ratio of experimentally determined value of colligative properties to the calculated values of colligative properties, यानी experimentally calculated values और calculated values, इन दोनों का जो रेशो बनेगा वो रहेगा हमारा Van't Hoff फैक्टर, जिसको हम डिनोट करेंगे I से। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसको? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फाइनल, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनिशियल, फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल, या फिर और क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, डिसोसिएशन होने के बाद, एसोसिएशन होने के बाद जो मोल्स बने वो, और नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इससे भी हम Van't Hoff फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं एसोसिएशन से क्या चेंजेस हो रहा है और डिसोसिएशन से क्या चेंजेस हो रहा है। इन दोनों से क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके क्या इक्वेशंस बनते हैं, ये वो अभी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन देखेंगे एसोसिएशन का। ठीक है, अब एसोसिएशन में अगर बोलता हूँ कि Na मॉलिक्यूल मैंने लिए
वो कन्वर्ट हो गए AN में। अब NaAN ये आपको समझता नहीं होगा, तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा। कैसे? अगर मैंने बोला कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 लिया, ठीक है, N कहाँ पे है? आगे है, इसलिए 2 आगे लिखा, कन्वर्ट हो गए CH3 के 2 मॉलिक्यूल्स में। अब इसका और इसका मतलब अलग होता है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 2 CH3 के मॉलिक्यूल है, ये हो गया एक CH3 और ये हो गया दूसरा CH3। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे CH3 और CH3 ऐसा एक मॉलिक्यूल है। समझ रहे हैं? Na और An का क्या मतलब होता है? ठीक है, अब हम देखते हैं कि NaAN, मैं उसको वैसे का वैसे ही नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो Na गेटिंग कन्वर्टेड इनटू An आफ्टर एसोसिएशन। ठीक है, अब Ni जो मैं लिखता हूँ, इनिशियल में कितने मोल्स थे और फाइनल में कितने हो गए, NF। ठीक है, इनिशियल में मैंने ले लिया एक, जो कन्वर्ट हो जाएगा 0 में। 0 में यानी यहाँ पे कुछ है नहीं ना, 2 मॉलिक्यूल्स एक में बनने वाले हैं, तो एक का क्या हाफ बनेगा क्या, तो 0 लिख लिया। ठीक है, और 1 अगर लिया ये, तो इससे मैंने माइनस कर लिया जितना एसोसिएशन हो रहा है, यानी कि अल्फा को हमने एसोसिएशन पकड़ा, तो 1 माइनस अल्फा लिया, तो यहाँ का फाइनल फैक्टर हमारा क्या बनेगा आफ्टर एसोसिएशन, अल्फा डिवाइडेड बाय n। अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा है तो हम और एक इजी तरीके से इसको देख सकते हैं। वो कैसे? अगर मैं बोलता हूँ कि n हमारा 2 है, अगर मैं बोलता हूँ कि n हमारा क्या है, 2 है, और ये भी 2 हो गया। ठीक है, तो 1 के जगह पे अगर मैंने 10 ले लिया, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए, 10 ले लिया, पहले 10 मॉलिक्यूल लिए, तब ये क्या था, या यहाँ पे एसोसिएशन होने का, तो ये 0 था। अब यहाँ पे क्या हो गया, मैंने अल्फा की जगह पे पकड़ लिया 6, तो 10 माइनस 6 कर लिया। ठीक है, तो बच्चे कितने, 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 4, और ये क्या था हमारा 6, अल्फा यानी 6 था, तो 6 डिवाइडेड बाय कितना लूँ, n कितना था, 2, तो डिवाइडेड बाय 2, तो 4 मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गए, और 6 मॉलिक्यूल के 2 वाले कितने मॉलिक्यूल बन गए, 3 मॉलिक्यूल बन गए, यानी टोटल मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितने हो गए, इसके 4 और ये 3। ये कौन से मॉलिक्यूल हैं, जो कन्वर्ट नहीं हुए, जो एसोसिएट नहीं हुए, जो जिसने एसोसिएशन नहीं किया, वो वाले ये मॉलिक्यूल्स है, और जिसने एसोसिएशन किया वो ये मॉलिक्यूल है। तो इसको हमने कैसा लिखा, अल्फा बाय n, और इसको कैसा लिखा, 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब इसको हमको अगर बोलना है कि फाइनल वैल्यूज़ क्या आने वाली है, फाइनल वैल्यूज़ के ऊपर ही तो सब चलने वाला है अभी। ठीक है, तो NF हमारा क्या आएगा, देखते हैं NF क्या आएगा। NF यानी क्या है, टोटल, फाइनल वैल्यू है ना, तो टोटल रहेगा। तो ये क्या है, 1 माइनस अल्फा, ये भी लेना पड़ेगा क्योंकि ये कन्वर्ट नहीं हुए, प्लस जो कन्वर्ट हो गए अल्फा बाय n, तो ये हो गया हमारा NF। और अगर मैं बोलता हूँ वेंट ऑफ फैक्टर इसके लिए क्या होगा, तो वेंट ऑफ फैक्टर देखते हैं, I इज इक्वल टू NF डिवाइडेड बाय NI, ये हमारा इक्वेशन है। तो देखते हैं NF क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n, और हमारा NI क्या है, 1, तो एक्चुअल में वैल्यू क्या आएंगी, यही वैल्यू आएंगी। तो हमारा वेंट ऑफ फैक्टर क्या आया, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n, ये हो गया हमारा वेंट ऑफ फैक्टर फॉर एसोसिएशन। यहाँ तक समझ गया। अब देखते हैं डिसोसिएशन के लिए। अब डिसोसिएशन के लिए बहुत इजी जाएगा आपको, क्योंकि अब तक एसोसिएशन का बहुत अच्छे से समझ गया आपको। ठीक है, अब देखते हैं डिसोसिएशन कैसे होगा। अब डिसोसिएशन में उल्टा होगा, AN कन्वर्ट होगा Na में। अब इसको तो समझाने की ज़रूरत नहीं रही अभी, ठीक है, अपने को समझ गया है। तो देखते हैं, यहाँ पे रहेगा Ni और NF, इनिशियल फाइनल। अब यहाँ पे अगर 1 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे कितना रहेगा, 0, अभी तो कन्वर्जन होने का है। और यहाँ पे अगर मैंने बोला 1 माइनस अल्फा है, तो यहाँ पे कितना रहेगा, n अल्फा रहेगा। अब अल्फा बाय n नहीं आएगा, यहाँ पे कितना रहेगा, n अल्फा, Na है तो n अल्फा। ठीक है, अब फाइनल फैक्टर हमारा क्या बनेगा, NF इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। अगर इसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर निकालते हैं, I इज इक्वल टू NF अपॉन NI, तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा डिवाइडेड बाय 1,
तो फाइनल वैल्यू हमारी क्या आएंगी 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। ये हो गया हमारा वेंट ऑफ फैक्टर फॉर डिसोसिएशन। ठीक है, अब ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन से हम एक चीज़ हमारे ध्यान में आ गई कि अगर हमको वेंट ऑफ फैक्टर के ऊपर से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को निकालना है जो कि फाइनल वैल्यूज़ देंगी, तो वो कैसे निकाल सकते हैं। I इज इक्वल टू क्या है हमारा एन फाइनल अपॉन एन आई। अगर हमको फाइनल वैल्यूज़ निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एन एफ इज इक्वल टू आई इंटू एन आई। सभी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वेंट ऑफ फैक्टर से। तो हमारे पास कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है। आर एल वीपी यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ऐसी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हमको कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आई से, तभी हमारी फाइनल वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, तो देख लेते हैं वो भी कैसे होगा। अब हमारे फॉर्मूलाज क्या क्या है, आर एल वी पी का क्या फॉर्मूला है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसका क्या फॉर्मूला था हमारा, P0 माइनस P डिवाइडेड बाय P0, ये हमारा फॉर्मूला था, इज इक्वल टू N अपॉन N प्लस N, ऐसा हमारा फॉर्मूला था। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको फाइनल वैल्यूज़ के लिए, हमको इसको I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, I इंटू, और I हमारा क्या है, I है हमारा वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, दूसरा हमारा क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या फॉर्मूला आता था हमारा, KB, जो कि था हमारा इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, और M। इसको भी कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, I से, तभी हमको जाके फाइनल वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, और एलिवेशन इन क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट, उसका हमारा फॉर्मूला क्या था, KF, जिसको हम बोलते थे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू M, और उसके बाद क्या है था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका हमारा फॉर्मूला था C इंटू R इंटू T। अब इन दोनों को भी हमको कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, I से, वेंट ऑफ फैक्टर से, तब जाके हमारी फाइनल वैल्यूज आएगी। ठीक है, अब हम और एक चीज़ देख लेते हैं जो कि शॉर्टकट में हम देख सकते हैं कि अगर हमारा I इज इक्वल टू 1 है, I जो कि हमारा है वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू 1 है, तो उसमें नो डिसोसिएशन और नो एसोसिएशन, नो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। ठीक है, ये हमको न्यूमेरिकल्स के लिए काम में आ सकता है। अगर I लेस देन 1 है, I लेस देन 1 है, तो इसमें क्या होगा, हमारा एसोसिएशन होगा, और I जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इसमें हमारा क्या रहेगा, डिसोसिएशन होगा। अब अगर हमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर से हमको निकालना है मोलर मासेस, तो कैसे निकाल सकते हैं, तो बहुत ही इजी है, जो हमको न्यूमेरिकल्स के लिए आएगा तो वो देख लेते हैं। अगर हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम बोलते हैं डिपेंड है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को वेट अपॉन मास। ठीक है, तो अगर हमको मोलर मासेस निकालना है तो हम क्या बोल सकते हैं, CP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W बाय M, N को मैंने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, N की वैल्यू हमारी क्या थी, W बाय M, तो रिप्लेस कर दिया। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है, इसके ऊपर से हमको एक चीज़ समझ गई कि CP जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है M के साथ, W के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर M के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर मेरे को फॉर्मूला आया CP ऑफ फाइनल, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइनल डिवाइडेड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनिशियल, तो ये इक्वेशन कैसे बनेगा मोलर मास के साथ, M ऑफ इनिशियल, M ऑफ इनिशियल, इनिशियल उल्टा हो गया है, देख रहे हो, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो M ऑफ इनिशियल एंड M ऑफ फाइनल, ऐसा हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो इसके ऊपर अगर हमको न्यूमेरिकल्स भी आए तो हम बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर जो है हमने देखा वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया है तो सारे के सारे पार्ट्स यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं, और हाँ, इसे शेयर करना ना भूलें ताकि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन तक पहुंच सके।